ओके, तो क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कल हमने शुरू किया था, राइट, जो कि क्लासिकल जो स्कूल ऑफ थॉट के जो इकोनॉमिस्ट हैं, रिकार्डो, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ, है ना, और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, ये सब के थॉट्स को क्लासिकल्स बोलते हैं, क्योंकि कीन्स ने जब अपनी जनरल थियोरी दी थी, तो जो उससे पहले एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग जिसके भी व्यू पॉइंट्स थे, तो कीन्स ने उसको कैटेगराइज करके उनको क्लासिकल्स का नाम दे दिया, जिसमें मार्क्स के भी व्यू पॉइंट्स थे, डेविड रिकार्डो के, एडम स्मिथ के, मार्शल के, पीगू के, ऑन एम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली कार्ल मार्क्स ने ये वर्ड कॉइन किया था क्लासिकल्स, ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में आज मैं जाऊंगी नहीं। ये जो अजम्पशंस इन्होंने लिए, कोई भी थियोरी बनती है या कोई भी लॉ बनता है ना, चाहे वो साइंस का लॉ हो या किसी भी चीज का लॉ या थियोरी बनती है, तो कुछ बेसिक अजम्पशंस होती है कि इन इन कंडीशंस में ये हमारी थियोरी वैलिड रहेगी या ये प्रूव्ड होगी, हेंस प्रूव्ड होगी, राइट। सो इसके लिए अजम्पशंस लिए हुए हैं। तो अजम्पशंस ये क्या बोल रहे हैं कि एक पूर्ण रोजगार की स्थिति जो एक नॉर्मल फीचर होगी किसी भी इकोनॉमी में, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ एनी इकोनॉमी, राइट। एक कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में इन्होंने अपने थॉट दिए थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, तो वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ये ज्यादा थियोरी वैलिड रहता है। देन लेजर फेयर पॉलिसी मैंने बताया, जहां पे नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, राइट। कीमत तंत्र सब कुछ डिसाइड करता है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक अफेयर्स में। कीमत तंत्र मतलब डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई फोर्सेस, राइट। देन वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल, जो कि ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट को लेके आती है, राइट। ये अभी हम समझेंगे। देन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट, होमोजीनियस लेबर, लेबर होमोजीनियस है, राइट। और परफेक्ट इंफॉर्मेशन टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मार्केट की पूरी पूरी जानकारी है, चाहे बायर्स हैं, सेलर्स हैं, सप्लायर्स ऑफ लेबर हैं, डिमांड करने वाले हैं, लेबर के एंटरप्रेन्योर्स हैं, सभी को पूरी जानकारी है मार्केट की, वस्तु की कीमतों की, राइट। देन मनी इज ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी का कोई दूसरा फंक्शन क्लासिकल्स नहीं मानते, दे अज्यूम दैट ये सिर्फ लेन देन के काम आता है, और इसीलिए मनी इज न्यूट्रल इन द इकोनॉमी, मनी का कोई रोल नहीं है इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट और ग्रोथ में उसका कोई असर नहीं होगा मनी की सप्लाई और डिमांड को बढ़ाने घटाने से, तो मनी इज न्यूट्रल, राइट। व्हाट इज दे कंसीडर देन, क्योंकि मनी इज ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मनी वेज और रियल वेज में कोई फर्क नहीं है। मनी वेज बढ़ेगा तो रियल वेज भी उतना ही बढ़ेगा, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, मतलब 10% से मनी वेज इंक्रीज होता है तो रियल वेज भी उतने ही परसेंट से इंक्रीज होगा, क्योंकि मनी न्यूट्रल है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, वो हमने एजम्पशंस में देखा पहले। देन कैपिटल एंड टेक्निकल नॉलेज इज फिक्स शॉर्ट रन में, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स उत्पादन पे लागू हो रहा है, मतलब कि जैसे जैसे उत्पादन का स्तर बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, तो रिटर्न्स धीरे धीरे डिमिनिश होने लगती हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा एक दूसरे के बराबर रहते हैं, और उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको इक्वेट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अगेन, देन ये जो थियोरी है क्लासिकल्स की, इट इज ऑपरेटिव इन द लॉन्ग रन, ठीक है। दिस सेज कि शॉर्ट पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, बट ओवर अ लॉन्ग रन देयर विल प्रिवेल ओनली अ कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। एंड सेज लॉ ऑफ मार्केट के बेसिस पे इन्होंने अपनी थियोरी को दी है, थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, विच सेज दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, दैट विल स्टडी लेटर, ठीक है। सो अब आपको ये नहीं समझ आ रहा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट होता कैसे है, राइट। नाउ क्लासिकल्स में क्या था कि एक शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ दीज थिंग्स एज वी नो, ठीक है, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। बट क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, तो शॉर्ट पीरियड में ये सारी चीजें, बाकी चीजें, लैंड, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विल रिमेन फिक्स और कांस्टेंट एज दे हैव अज्यूम्ड, है ना, मान्यता ली है ये इन्होंने। तो उस बेसिस पे शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लेबर अलोन, राइट। तो उत्पादन बढ़ाना है तो वो लेबर की संख्या पे डिपेंड करेगा, एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करेगा शॉर्ट पीरियड में। अब क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट होता है, तो जैसे एक संख्या, एक पॉइंट के बाद
एक ऐसा समय आता है, यहाँ तक तो उत्पादन इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था, बट आफ्टर दिस पॉइंट इट विल इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद तो फिर पूरा मैक्सिमम होने के बाद तो वो घटना भी शुरू हो जाता है अगर लेबर और बढ़ाते रहे तो। सो दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जहाँ पे ऑप्टिमम उत्पादन जो है लेबर के द्वारा, लेबर की संख्या के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पे जिसके बाद रिटर्न्स डिमिनिश होने शुरू हो जाते हैं। सो इस ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बता रहा है ये लाइन, इस तरह का आउटपुट का लाइन, विच इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर, बट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी आर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द शॉर्ट रन, राइट। नाउ मैंने बोला कि लेबर जैसे जैसे बढ़ाएंगे उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है, बट घटती दर पे बढ़ रहा है, जो कि हम इनके गैप में डिफरेंस की वजह से ही देख सकते हैं। जैसे कि लेबर की संख्या बढ़ाई हमने NF to N2, बट आप देख रहे हैं जो उत्पादन में परिवर्तन है वो उसका गैप जो है इसके मुकाबले कम है, राइट। सो दैट इज वेयर वी कैन सी द डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज operating here, right? So this is the situation जहाँ पे full employment, NF is the full employment situation, जहाँ पे जो है सभी जो एम्प्लॉयज हैं, जो लेबर हैं, सभी को इनवॉलेंट्री जो अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब दिए हुए वेज रेट पे जो काम करना चाहते थे उन सबको यहाँ पे काम मिला हुआ है, ये हम मान रहे हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, राइट। ऑल राइट ना, जो आपकी जो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमी है, वहां पे लेबर की मांग जो है, डिमांड फॉर लेबर कहाँ तक होती है, इट इज अ पॉइंट वेयर द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग द टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, जो उस उत्पादन करने के बाद रेवेन्यू जो अर्न होता है फ्रॉम दैट टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, बाय द मार्जिनल यूनिट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट वेरी लेबर। उस मार्जिनल यूनिट ऑफ लेबर की जो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर वो रेवेन्यू होनी चाहिए, ठीक है, उस मार्जिनल यूनिट की से मिलने वाली टोटल प्रोडक्ट से जो मिलने वाली जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, राइट। सो वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। सो दैट इसका मतलब क्या है कि वो उतना ही लेबर को वेज देंगे जितना उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मनी वेज, दैट इज डिवाइडेड बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मनी वेज, W shows the money wage divided by marginal productivity of labor. That is the point where they are getting the maximum profit, ठीक है, an entrepreneur or a firm, right? So profit maximization के लिए जो condition है, that is price of that product is equal to marginal cost, which should be is equal to money wage upon marginal productivity of labor. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो this is equal to money wage, ठीक है, price multiplied by marginal productivity of labor is equal to money wage, and real wage, now W upon P is the real wage, ठीक है, where we consider the impact of prices as well, right? So W upon P is equal to, it gives you the marginal productivity of labor. This ratio represents should be equal to the marginal productivity of labor. Real wage must be equal to marginal productivity of labor. वहां तक वो लोग इस रियल वेज के बराबर, जहां एक ये रियल वेज जहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर ऑफ लेबर के बराबर होगी, वहां तक लेबर को वो एम्प्लॉयमेंट देंगे। उसके बाद एंटरप्रेन्योर या फर्म उनको लॉसेस हो रहे हैं तो वो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। तो रियल वेज मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, राइट। ऑलराइट, सो ये डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर हम देख रहे हैं। डिमांड फॉर लेबर का जो कर्व है दैट इज डिमिनिशिंग फंक्शन ऑफ रियल वेज, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे रियल वेज लिया है ऑन OY एक्सिस, ऑन OX एक्सिस हमने लिया है एम्प्लॉयमेंट, मतलब कितने लेबर, नंबर ऑफ लेबर को हमने यहाँ पे लिया है, या एम्प्लॉयमेंट बोल लीजिए या नंबर ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं आप इसको। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो इक्विलिब्रियम हो रहा है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ लेबर, दिस इज SN is the supply curve of labor which is positively sloping. That means as the real wages increases, more supply will be done. If real wages declines to WP2, supply of labor will also be less, ठीक है। Whereas demand for labor, the N curve, this is negatively sloping, is
showing that there is an inverse relation, negative relationship between real wage and the level of employment or demand for labor, right? क्योंकि डिमांड फॉर लेबर ज्यादा कब हो रहा है, जब वेज रेट कम है, कम कब हो रहा है, जब वेज रेट अधिक है, तो डिमांड इतनी है, तो यहाँ पे इतना गैप आ जाता है ना, ये जो डीएस अमाउंट का गैप आप देख रहे हैं विच इज लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? अब यहाँ पे सप्लायर्स ज्यादा हैं इस बढ़े हुए वेज रेट पे, डिमांड करने वाले कम है, तो यहाँ पे कंपटीशन होगा अमंग दीज सप्लायर्स ऑफ लेबर, और वो कम वेज रेट पे भी काम करने को तैयार हो जाएंगे, और वो इस तरह से इस इक्विलिब्रियम पे दोबारा से पहुंच जाएंगे जहाँ पे ये रियल वेज रेट पे फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को अचीव कर लेंगे। जो एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर हो रहा था वो यहाँ पे फिर घट गया है और डिमांड और सप्लाई फिर से बराबर हो। इफ वेज रेट फॉल्स, सप्लाई करने वाले कम है, डिमांड करने वाले ज्यादा है, राइट? डिमांड फॉर लेबर करने वाले ज्यादा है, सो यहाँ पे कॉम्पिटिशन अमंग दीज, है ना, who the people who are demanding for labor, more of labor, so they compete with each other, और वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे लेबर को, दैट मींस ज्यादा वेज रेट, और ऐसे करते हुए फिर से वेज रेट दोबारा से ही उस फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की वेज रेट पे, इक्विलिब्रियम वेज रेट पे फिर से पहुंच जाएगा, दैट इज W/P0 रियल वेज रेट, जहां पे फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। सो ऑटोमेटिकली जो सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी की बात कर रही थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, तो वो इस तरह से वो अचीव करते हैं, राइट? ऑलराइट, सो जो डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर का जो इक्विलिब्रियम है वो डिटरमिन करता है द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। सो जो डिमांड फॉर लेबर है दैट इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट, हमने देखा है ना, और कैसा फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन या इनवर्स फंक्शन है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस लेस देन 1। इसका मतलब क्या होता है, इट दैट द बोथ आर हैविंग अ नेगेटिव रिलेशन, दिस W/P एंड डिमांड फॉर लेबर इज हैविंग अ नेगेटिव रिलेशनशिप, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, राइट? एंड whereas supply of labor is function of WP greater than 1, which shows there is a positive relationship between the two, that means as supply of labor will increase only when real wage rate increases. If the real wage rate declines, then supply of labor also gets declined, right? So there is a positive relationship between these two things or variables, right? So equilibrium जहाँ पे demand for labor और supply of labor equal होते हैं, that is the point where the equilibrium output is also determined and equilibrium level of employment or the situation of full employment is being determined according to the classical system, right? So let's see ये equilibrium output and equilibrium level of employment होता कहाँ है classical model में। So here you can see in this diagram, right? So demand for labor, as we know, ठीक है, in the panel, this panel of diagram shows the equilibrium between the demand for labor and supply of labor, right? This is the negatively sloping demand curve and this is the positively sloping supply curve of labor, ठीक है? वो रिलेशन मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि पॉजिटिव रिलेशन होता है बिटवीन द रियल वेज एंड दी सप्लाई ऑफ लेबर, और इसमें नेगेटिव रिलेशन डिमांड फॉर लेबर एंड रियल वेज रेट में। सो यहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम पे है, वेयर बोथ आर this equilibrium between supply of labor and demand for labor is determining the real wage rate, that is W/P, है ना, and also determining the level of employment which is the full employment level, LF, है ना। ये जो लेबर का equilibrium is equal to LF means this equilibrium is showing the full employment level of in the economy, right? And in the lower panel you can see the relationship between output and employment. So as you employ at this LE is equal to LF में हम देख रहे हैं जो output का जो equilibrium output जो establish हुआ that is YF, ठीक है। So this output OYF level of output is showing the equilibrium level of output at a full employment situation, right? Full employment output level हम इसको बोलते हैं, right? So this is how equilibrium output and employment is determined in the classical model with the help of demand for labor, supply of labor and an output curve, right? So now going forward,
सो विल डिस्कस नाउ कि ये जो क्लासिकल्स ने अपनी थियोरी में बोला कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है और हमेशा इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रहती है और इक्विलिब्रियम में हमेशा डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर वहीं इक्वल होते हैं जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रहती है. Now, on what basis they have assumed or they have explained this thing is these are the factors on which they have based their theory, that is the sales of market. दूसरा flexibility of wages and then rate of interest and then prices. Now wages का flexibility is determines the equilibrium in labor market. Flexibility of rate of interest determines the equilibrium in goods market, that is the equilibrium between the saving and investment curve. And flexibility of prices और general price level भी इसको हम बोल सकते हैं और absolute price इसको हम बोलते हैं. It shows the equilibrium in the money market. तो ये तीनों मार्केट यहाँ पे आज को एक्सप्लेन किया है ना. यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेरियस प्राइसेस की वजह से कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हमेशा लॉन्ग रन में बरकरार रहेगी, ये क्लासिकल्स ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया है. इसके आगे सबसे पहले सेल्स लॉ ऑफ मार्केट की हम लोग बात कर रहे थे. तो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट क्या बताता है दैट अब ये जेबी से जो है फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है जेबी से, दैट ही हैज गिवन अ प्रपोजिशन और ही assumes that supply creates its own demand. वो किस बेसिस पे कहा है, क्योंकि जेबीसी के अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर्स हैं दे सप्लाई गुड्स इन द मार्केट इसलिए करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अदर गुड्स इन एक्सचेंज, ताकि बदले में हमें दूसरी वस्तुएं मिल पाए. तो मैं बता रही थी दैट जो जेबी से है, so JB Say is a French economist, ठीक है, which who has given this proposition that supply creates its own demand. On what basis he has said that is because उसके according JB Say के according जो इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स हैं वो गुड्स की सप्लाई कब करते हैं ताकि उनको भी बदले में गुड्स एक्सचेंज में मिल सके, राइट. सो जब एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड देता है इन टर्म्स ऑफ वेजेस, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, राइट. सो जो ये पेमेंट्स होती हैं दैट विल बिकम द इनकम ऑफ द फैक्टर्स, राइट. तो ये फैक्टर्स के पास जब इनकम आ जाता है तो वो जो वस्तुएं प्रोड्यूस हुई होती है वो उनकी डिमांड करते हैं जितने की उनके पास इनकम आई होती है उसी के बराबर. सो दैट इज द रीजन डिमांड अपने आप उत्पन्न हो जाती है जब सप्लाई हो रहा होता है वस्तुओं और सेवाओं का, राइट. सो इसीलिए डिमांड इज साइमल्टेनियसली क्रिएटेड इन द मार्केट और इन द इकोनॉमी. सो दैट इज द रीजन ही सेड दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड एंड देयर विल बी नो ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द इकोनॉमी, राइट. तो अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी होगी ही नहीं, अगर होगी तो वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होगी, बट लॉन्ग रन में इकोनॉमी विल ऑटोमेटिकली गेट एडजस्टेड और फिर से पूर्ण रोजगार की स्थिति पे हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू दीज सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, ठीक है. वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट और प्राइस मैकेनिज्म के प्ले की वजह से फिर से हम लोग इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को रिस्टोर बैक कर लेंगे. सो ये जेबीसी का कहना है कि हाउ सप्लाई is or aggregate supply always equals to aggregate demand, right. All right, then ये जो next thing on the basis of which the classicals have assumed that the economy is self-regulating is the wage flexibility or wage price flexibility. Now classical theory ने जब अपनी जो employment की या output की theory दी है, they have presumed कि जो wages हैं या interest हैं या prices हैं वो बहुत flexible हैं economy में, ठीक है. इसका मतलब कि जो increase they can increase or decrease to any extent, ठीक है, in accordance with the demand and supply position. demand और supply position के बेसिस पे ये उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं. तो मतलब वो फ्लेक्सिबल है. अगर बेरोजगारी है तो डिमांड और सप्लाई इस तरह से चेंज होंगे कि इकोनॉमी को फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वो ले आएंगे, राइट.
एक तो ये जो बार बार लोग आते हैं ना, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। सो जब फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन नहीं होगा तो वो रिस्टोर बैक कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ये प्राइसेस जो होती हैं उनकी वजह से, राइट। सो वेज रेट मार्केट, लेबर, हमने देखा लेबर मार्केट में डिटर्मिन होगा थ्रू दी डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर ऑफ कोर्स। और जो डिमांड फॉर लेबर है, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट। हमने देखा देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर लेबर एंड रियल वेज रेट और मनी वेज रेट, क्योंकि क्लासिकल्स ने पहले ही बोला है कि मनी वेज रेट और रियल वेज रेट हैज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप। तो मनी वेज और रियल वेज एक समान ही है उनके लिए, मनी वेज बढ़ता है तो रियल वेज भी बढ़ेगा, राइट। सो वेज जो यहाँ पे जो W है दैट इज वेज रेट and P is the price of the product and MPN shows the marginal productivity of labor, right? So W here is equal to price multiplied by marginal productivity of labor। और अगर हम रियल वेज रेट निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसका, तो W upon P is equal to marginal productivity of labor। So real wage rate here is equal to marginal productivity of labor, right? अगर अब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो हम लोग क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग हम लोग मनी वेज में कट करके, मनी वेज को कम करके इकोनॉमी को दोबारा पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहुंचा सकते हैं। उनका ये मानना है कि अगर हम लोग मनी वेज कट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, राइट। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी घटेगी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घटेगी तो डिमांड फॉर दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल गेट इंक्रीज्ड, ठीक है। जब वो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी तो दोबारा से वो प्राइसेस बढ़ेगी और फिर से हम लोग उसी पुराने वेज रेट, क्योंकि प्राइसेस बढ़ी ना, सो उससे उनको प्रॉफिट होगा फर्म्स को या एंटरप्रेन्योर्स को, तो वो और लेबर को जो अनएम्प्लॉयड लेबर थे उनको फिर से दोबारा से एम्प्लॉय करेंगे। तो जो बेरोजगारी की स्थिति थी वो फिर से पूर्ण रोजगार की स्थिति में चेंज हो जाएगी, क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा था, प्राइसेस बढ़ गई थी, डिमांड बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा, उससे प्राइसेस घटी, डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ी फिर से। तो जब डिमांड बढ़ी तो उन्होंने और लेबर को एम्प्लॉय किया और निवेश किया और लोगों को रोजगार दिया, तो फिर नए लोगों को रोजगार मिला, तो जो बेरोजगारी थी वो खत्म हो गई, फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को वापस पा लिया। दैट हैपेंड ड्यू टू दी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस वेज रेट, क्योंकि उन्होंने मनी वेज को कट किया, राइट, उसको कम किया, राइट, क्योंकि बेरोजगारी की सिचुएशन थी, मतलब सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा हो रहा था उस टाइम पे, राइट। So this is how due to the flexibility of wages full employment situation को रिस्टोर किया जा सकता है। यहाँ देखिए अब आप लोग ये जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के द्वारा कैसे तय होता है, क्योंकि जो इकोनॉमी में क्लासिकल्स कह रहे हैं कि जो भी एंटरप्रेन्योर या फर्में हैं वो लेबर की डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर करेंगे, राइट। मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा वेज रेट देने को तैयार हो जाएंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम होगी तो वो वेज रेट भी कम देने को तैयार होंगे। जैसे हमने देखा W upon P is equal to MPN, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, राइट। सो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का हम लोग कर्व देख रहे हैं, जो कि हमने पहले एज्यूम कर लिया कि प्रोडक्शन में is subject to the law of diminishing return. So as we go on employing more and more of labor, N1, NF, N2, है ना, तो हम देख रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वो घटती जा रही है, राइट। सो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ज्यादा डिमांड फॉर लेबर करनी है तो लेबर की डिमांड हम लोग बढ़ाएंगे तभी जब वो वेज कम होगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर घट रही है ना, तो इसलिए वो कम वेज देने को तैयार होंगे उस पे। सो दैट इज द रीजन जो डिमांड फॉर लेबर का कर्व है वो इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के कर्व से डिराइव किया हुआ है, ये डिमांड फॉर लेबर कर्व, इसीलिए ये नेगेटिवली स्लोपिंग है, बिकॉज दिस एंड दिस हैज अ रिलेशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड रियल वेज हैज अ रिलेशन, है ना, वो जो हम लोग एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन में। सो दिस जो सप्लाई का कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोपिंग है, सो जो इक्विलिब्रियम हो रहा है एट दिस WP0 रियल वेज रेट is where there is full employment situation, this NF, ठीक है। अगर वेज रेट घटता या बढ़ता है, ठीक है, सो ऑटोमेटिकली वापस हम लोग इसी वेज रेट पे, इसी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे आ जाएंगे। अगर देखिए वेज रेट बढ़ा है, WP1 होगा तो डिमांड
कम है, सप्लाई ज्यादा है, देयर इज अ गैप ऑफ DS अमाउंट, राइट. सो दिस गैप लीड्स टू फॉल इन द रेट ऑफ वेजेस, राइट. रियल वेज घटना शुरू हो जाएगा, WP0 पे दोबारा से हम लोग यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे. वेज रेट कम है, अगेन सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, so again we'll restore back to this equilibrium situation at this full employment situation, right. So this is how labor market equilibrium takes place according to the demand for labor and supply of labor curves, right. All right, next price is the interest rate. Now interest rate according to classicals is purely a रियल फैक्टर और रियल वेरिएबल जो कि रियल मार्केट में, प्रोडक्ट मार्केट में डिटरमिन होता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स. जबकि कीन्स ने तो इसके बारे में बिल्कुल अलग ही मत दिया है. कीन्स का मानना था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो मॉनेटरी मार्केट का काम है और डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी उसको तय करती है. बट क्लासिकल्स कहते थे नहीं, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट से तय होता है कि ब्याज दर कितनी होगी. मतलब जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे वहां पे ब्याज दर तय हो जाएगी. ये क्लासिकल्स का मत था, राइट. बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है. दैट विल सी लेटर, जब हम लोग कीन्स के थ्योरी पे जाएंगे तब हम लोग देखेंगे उसको. बट अभी क्लासिकल्स की थ्योरी में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो गुड्स मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के द्वारा लाया जाता है, राइट. अब जैसे सेल्स लॉ में बोला कि जितना उत्पादन हो रहा है वो सारा का सारा डिमांड भी हो जाएगा, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. बट इन रियल लाइफ जो लोग हैं वो सारा का सारा इनकम अपना वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में नहीं लगाते. कुछ भाग वो बचा के भी रखते हैं बिकॉज देयर इज अ गैप, है ना, बिटवीन द इनकम अर्नड एंड द स्पेंडिंग, ठीक है. देयर इज अ गैप, ठीक है. सो देयर रिमेन्स अ गैप. सो वो उस गैप के लिए वो लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, राइट. सो दैट इज द रीजन कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो में जो एक इम्बैलेंस आ जाएगा, है ना. क्यों आएगा, क्योंकि इनकम उन्होंने बचा के रख लिया, राइट. सो इनकम बचा के रख लिया तो एग्रीगेट डिमांड विल फॉल शॉर्ट ऑफ, ठीक है. सो अब इन दोनों को इक्विलिब्रेट करने, अब अच्छा एग्रीगेट डिमांड में दो कंपोनेंट्स है. अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं. सो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं आता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा इसमें, राइट. मतलब यहाँ पे एक तो होता है कंजम्पशन गुड्स की डिमांड, एक होता है कैपिटल गुड्स की डिमांड. तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल गुड्स की डिमांड को दिखा रहा है, राइट. तो जो सेविंग है क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग वो हमेशा ही इन्वेस्ट किया जाएगा. मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर रहेंगे. अगर दोनों बराबर नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में इस तरह से बदलाव होगा क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है वो प्राइस, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली हमेशा एक दूसरे के बराबर हो ही जाएंगे, राइट. मतलब दोनों में इक्विलिब्रियम स्थापित हो ही जाएगा. लेट्स सी हाउ, राइट. अब सेविंग अगेन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब ग्रेटर देन 1 मैंने देखा है यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज ग्रेटर देन 1. दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन दीज टू फैक्टर्स. मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोग सेव ज्यादा करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा तो सेविंग भी कम होगी. ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट इज ए नेगेटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग पूंजी की डिमांड करेंगे ना, इसीलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा. अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो पूंजी की डिमांड कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो. सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन दीज टू, राइट. सो गुड्स मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है इज अचीव्ड वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, राइट. सो लेट्स सी, ये डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं. सो अब जो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्लासिकल सिस्टम में वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में इक्विलिब्रियम लेके आता है, राइट, इन द क्लासिकल मॉडल. और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉनेटरी सेक्टर. इसमें सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी का कोई रोल नहीं है, है ना, क्योंकि क्लासिकल ने पहले ही बोला कि मनी इज न्यूट्रल, इट हैज नो रोल टू प्ले इन द इकोनॉमी. रियल मार्केट में इनका कोई रोल नहीं. सो सेविंग और इन्वेस्टमेंट तय करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. सो सेविंग कर्व हम देख रहे हैं पॉजिटिवली स्लोपिंग, इन्वेस्टमेंट का कर्व नेगेटिवली स्लोपिंग बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट हैज अ नेगेटिव रिलेशन. सेविंग का कर्व पॉजिटिव है, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग में पॉजिटिव संबंध है. तो दोनों एक जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयर द इक्विलिब्रियम इज बीइंग डिटरमिन्ड, राइट. अगर ये दोनों में गैप है, जैसे कि सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा,
है ना, और सेविंग ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, सो ऑटोमेटिकली देयर विल बी क्या बोलते हैं कंपटीशन अमंग द सेवर्स। वो ज्यादा, फिर वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी सेव करना चालू कर देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन विल बी रिस्टोर्ड बैक टू दिस इक्विलिब्रियम लेवल। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स ज्यादा है करने वाले, सेविंग करने वाले कम होंगे, अगेन देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग द इन्वेस्टर्स। सो धीरे धीरे फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट इस इक्विलिब्रियम आर ई पे स्थापित हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड between the saving and investment in goods market with the help of this rate of interest। इसके फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमेशा ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा ही बराबर रहेगी, राइट, एंड इट इज अ रियल वेरिएबल दैट इज इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इट इज इन नो वे इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ मनी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो कि जे.एम. कीन्स ने बाद में अपना इसमें बदलाव करके बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मनी मार्केट में आते हैं। नाउ मनी मार्केट में जो इक्विलिब्रियम, जो प्राइस लेवल है, वो डिटरमिन किया जाता है, या जनरल प्राइस लेवल जिसको बोलते हैं, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल इज बीइंग डिटरमिन्ड इन दी मनी मार्केट, राइट, दैट इज उसको, उसके लिए इन्होंने क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी दिया है, क्लासिकल्स ने क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, ठीक है, वेयर दे सेज कि दैट इज demand for money is equal to supply of money. Demand for money is P into T, that is P is stands for price level and T stands for total trade transaction, ठीक है, मतलब कि जितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा multiplied by its price will give you the demand for money, that is P and T, P multiplied by T, and M is the money का stock, ठीक है, and V is the velocity, ठीक है, V stands for velocity। सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल सप्लाई ऑफ मनी हमारे पास आ जाएगी। सो सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स, राइट। और क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग जो डिमांड फॉर मनी है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई तो हमारा दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है एग्रीगेट सप्लाई? क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है इकोनॉमी में, तो पूर्ण रोजगार की स्थिति है, मतलब जितने लोगों को रोजगार मिलना था मिल चुका है, तो उत्पादन के स्तर तो उतना ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो जो भी चेंजेस आएंगे तो एग्रीगेट डिमांड में वो क्यों आएंगे? मनी सप्लाई में चेंजेस की वजह से आएंगी, ठीक है। नाउ व्हाट डिटरमिन्स द एग्रीगेट डिमांड, व्हिच डिटरमिन्स द एग्रीगेट डिमांड इज इट डिटरमिन्स द प्राइस लेवल, राइट। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी में जो एग्रीगेट डिमांड को डिटरमिन करेगा कि कितने डिमांड होनी, वो हमारे हाथ में मुद्रा कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो मुद्रा ज्यादा होगी तो ज्यादा डिमांड करेंगे, मुद्रा कम होगी तो कम डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस लेवल में इम्पैक्ट या प्राइसेस में चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्लासिकल्स ने माना है, अपनी ये जो इक्वेशन उन्होंने क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी में दी है, दैट इज एम वी इज इक्वल टू पी टी, में दे हैव अज्यूम्ड दैट दिस वी एंड टी will be constant. It will remain constant, that is velocity of money and T total trade transaction will remain constant. So जब ये दोनों constant है तो दोनों में relation कैसा हो गया? direct and proportional, direct and proportional, प्रत्यक्ष संबंध और सेम समानुपात में दोनों में संबंध, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मनी 10% से बढ़ेगी तो प्राइसेस, जनरल प्राइस लेवल भी 10% से बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ मनी 10% से घटती है तो प्राइस लेवल भी 10% से ही घटेगा। सो दोनों में एक प्रत्यक्ष और समानुपात संबंध बन जाएगा पी एन एम में, दैट इज मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल में। लेट्स सी हियर ये कैसे होता है, राइट। अब मैंने बताया फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई का कर्व इकोनॉमी में एक पैरेलल टू द ओवाई एक्सिस बनाया, विच शोज कि फुल एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो दैट इज द रीजन हमने एक परपेंडिकुलर कर्व, ठीक है, ये टू द ओ एक्सिस हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज पैरेलल टू द ओ वाई एक्सिस, ठीक है, जो कि कांस्टेंट एग्रीगेट सप्लाई को दिखा रहा है। नाउ एग्रीगेट डिमांड, ये 81 पहले एग्रीगेट डिमांड था जहां पे इक्विलिब्रियम ए पे हो रहा था। सो द प्राइस डिटरमिन्ड इज, जनरल प्राइस डिटरमिन्ड इज ओपी एट दिस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज ओक्यू, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे था, राइट। नाउ इफ ड्यू टू चेंजेस इन मनी सप्लाई एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया बट एग्रीगेट सप्लाई में तो कोई चेंजेस नहीं आया। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से हमारा कर्व खिसक के 83 हो गया, राइट। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो एडी का जो गैप आया, ठीक है, हम देख रहे हैं सप्लाई यहाँ है, डिमांड यहाँ है,
सो उसकी वजह से हम लोगों को क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब डिमांड ज्यादा होती है तो कीमतें बढ़ जाती है, सो प्राइस विल इंक्रीज टू OP2, ठीक है। सो एग्रीगेट सप्लाई में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति है, वो तो OQ ही रहेगी। सो ऑटोमेटिकली इस बढ़ी हुई एग्रीगेट डिमांड या मुद्रा की सप्लाई की वजह से जो प्राइस लेवल है वो उतने ही अमाउंट से, ये देख रहे हैं आप, ये गैप इज इक्वल टू ये गैप, वो बराबर कीमतों में ही असर करेगा, तो कीमत बढ़ गई तो वो हम लोग फिर से ई में, हम लोग फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में, हम लोग उसी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, राइट। एंड इफ एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ, ठीक है, क्यों, ड्यू टू द फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ मनी सपोज, राइट, या सप्लाई ऑफ मनी कम होने से, सो क्या होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व खिसक के AD2 हो जाएगा, AD1 से। अब कहाँ है हमारी इस OP प्राइस पे, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, ऑटोमेटिकली सप्लाई ज्यादा होने पे कीमतें धीरे धीरे कम होगी क्योंकि डिमांड तो कम है, सो कीमत घट के वापस OP1 और यहाँ C पे फिर से हम लोग इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आउटपुट पे ही है, इस OQ पे ही है, राइट। सो दिस इज हाउ मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व के इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, राइट। सो ये है आपका क्लासिकल्स की थ्योरी के ये जो 3-4 बेसिस थे, दैट इज आपका Say's law of market, flexibility of wages, that is which draws the equilibrium in labor market, then flexibility of rate of interest which draws the equilibrium in goods market, then flexibility of prices which draws the equilibrium in the money market.